क्लास 12 बायोलॉजी बोर्ड मॉडल पेपर लेकर के आए हैं विद फुल सॉल्यूशन। पूरे सॉल्यूशन के साथ आपको बताएंगे 1 नंबर वाले में कितना लिखें, 2 नंबर वाले में कितना लिखें, 3 नंबर वाले प्रश्न में कितना लिखें तो नंबर ना कटे, और 5 नंबर वाले में कितना लिखें कि नंबर ना कटे। मतलब कहने का ये है कि किस प्रश्न में कितना लिखें और कैसे लिखें कि एक भी नंबर ना कटे। इस पूरे वीडियो में आपको समझाएंगे और इनके उत्तर भी बताते चलेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि इस पेपर में 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अति लघु उत्तरी से लेकर के दीर्घ उत्तरी तक 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें से परीक्षा में जरूर आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। दोहरा निषेचन पाया जाता है। दोहरा निषेचन किस में होता है? तो देखिए इसमें ऑप्शन सही होगा, आवृतबीजी पौधों में दोहरा निषेचन होता है। इसमें कुछ ऑप्शन गलत टाइप हो गए हैं। पहला दूसरा होना चाहिए था, इसको तीसरा होना चाहिए था, यहाँ चौथा होना चाहिए। तो चौथा है लेकिन यहाँ पर तो मिस्टेक हो गया है। तो फिलहाल दोहरा निषेचन आवृतबीजी पौधे या एंजियोस्पर्मिक प्लांट में होते हैं। पहले यहाँ देख लेते हैं, फिर अभी कापे पर आपको दिखाएंगे कैसे लिखना है। फिर विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ है। विषाणु में जो आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है वो या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। कोई एक होगा, दोनों नहीं होंगे, या तो डीएनए या तो आरएनए। तो डीएनए अथवा आरएनए, यानी कि पहला वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। फिर अगला है, तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उत्पादक होता है? तो प्राथमिक उत्पादक हमेशा हरे पौधे होते हैं। तो जो सवाल है यही प्राथमिक उत्पादक हो जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, डीएनए का रासायनिक चाकू है। रासायनिक चाकू एंडोन्यूक्लियस को कहा जाता है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, मानव में नर जनन और मादा जनन हार्मोन्स के नाम लिखिए। तो देखिए जब प्रश्न संख्या 1 खत्म हो जाएगी तो पूरा यहाँ से यहाँ तक आप लाइन खींच देना। ये थोड़ा हमने नहीं खिंचवाया है, एक बच्चे ने लिखा है, तो यहां से यहां तक पूरी लाइन खींच देंगे। इसके बाद डालेंगे उत्तर संख्या 2 का 2 के का में क्या था? नर जनन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, मादा जनन हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होते हैं। इस तरह से बढ़िया हेडिंग डालकर लिखेंगे तो अच्छे नंबर मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दोहरा निषेचन क्या है, इसकी खोज किसने की थी? डबल फर्टिलाइजेशन क्या है और खोज किसने की? तो चलिए इसको भी समझा देते हैं। तो डालेंगे उत्तर संख्या 2 का खा और हेडिंग डाल देंगे दोहरा निषेचन। लिखेंगे आवृतबीजी भ्रूणकोश में एक नर युग्मक अंड कोशिका से संयोजन करके द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करता है। यह प्रक्रिया संयुग्मन कहलाती है तथा दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक के साथ मिलकर द्विगुणित भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करता है। इस प्रकार दोनों नर युग्मक निषेचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। इस प्रक्रिया को द्विनिषेचन कहा जाता है या दोहरा निषेचन कहते हैं। और दोहरा निषेचन की खोज कहा गया था, तो दोहरा निषेचन की खोज नवासिन नामक वैज्ञानिक ने की थी। नवासिन नामक वैज्ञानिक ने। देखिए कैसे दोहरा निषेचन होता है। जैसे यहाँ पर ये भ्रूणकोश था, यहाँ पर अंड कोशिकाएं थी, यहाँ पर प्रतिबुक कोशिकाएं थी, यहाँ द्विगुणित केंद्रक था, सहायक कोशिकाएं ये अंड कोशिका थी। तो जब इधर पराग नलिका आती थी, इसमें 2 नर युग्मक थे। एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयित हो जाता है और दूसरा नर युग्मक द्विध्रुवीय केंद्रक से संलयित होता है। तो चूंकि एक ही भ्रूणकोश के अंदर 2 बार निषेचन होता है, इसी को दोहरा निषेचन कहा जाता है। इसकी खोज नवासिन ने की थी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीएनए तथा आरएनए में 2 अंतर लिखिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए समझाते हैं। तो देखिए यहाँ लिखेंगे उत्तर संख्या 2 का गा और फिर डीएनए तथा आरएनए में अंतर। हेडिंग जरूर डालना है, अंडरलाइन करना है हेडिंग को ताकि अच्छे नंबर प्राप्त हो। इधर लिखना डीएनए, इधर लिखना आरएनए, बीच में लाइन खींच लेना। फिर 2 अंतर का है तो पहला अंतर हो जाएगा, डीएनए केंद्रक के अंदर गुणसूत्रों में पाया जाता है। जो केंद्रक होता है उसके अंदर गुणसूत्रों में मिलता है, जबकि जो आरएनए है मुख्यतः कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक के अंदर केंद्रिका में पाया जाता है। डीएनए केंद्रक के अंदर गुणसूत्रों में और आरएनए कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक की केंद्रिका में पाया जाता है। फिर दूसरा अंतर क्या हो जाएगा है, डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। जो डीएनए है ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना है। ये श्रृंखलाएं विपरीत दिशा में कुंडलित होती हैं, जबकि जो आरएनए है, आरएनए अणु केवल एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है।
कुछ अणुओं में यह श्रृंखला वलित या कुंडलित होती है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर 2 का घ है, फाइलेरिया रोग के रोग कारक का जंतु वैज्ञानिक नाम लिखिए। फाइलेरिया रोग के रोग कारक का, यानी जिससे फाइलेरिया रोग हो जाता है। तो अब इसमें डालेंगे उत्तर संख्या 2 का घ, अंडरलाइन कर देंगे और 2 का घ इधर भी डाल दीजिए। फाइलेरिया रोग के रोग कारक का जंतु वैज्ञानिक नाम वाउचेरेरिया ब्रैंकैप्टाई है। वाउचेरेरिया ब्रैंकैप्टाई ये फाइलेरिया रोग का रोग कारक होता है, पैथोजन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रुधिर समूह ओ वाली एक स्त्री का विवाह रुधिर समूह AB वाले पुरुष के साथ होता है। उनके बच्चों में कौन से रुधिर समूह की संभावना है? आइए इसको समझा देते हैं। तो डालेंगे उत्तर संख्या 2 का अंगा यहां भी डाल देंगे। रुधिर समूह O वाली स्त्री का विवाह रुधिर समूह AB वाले पुरुष से होने पर उनके बच्चों का रुधिर समूह A या B होगा, A या B। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन आ गया। आप तीसरे में देखिए कितना कितना लिखना होगा। डीएनए में पाई जाने वाली 4 न्यूक्लियोटाइड इकाइयों के नाम लिखिए। 4 न्यूक्लियोटाइड इकाइयों के नाम लिखना है। आइए बताते हैं। तो देखिए 4 न्यूक्लियोटाइड इकाइयां, तो डालेंगे उत्तर संख्या 3 का डीएनए में पाई जाने वाली 4 न्यूक्लियोटाइड इकाइयां। फिर पहली क्या होगी? डीऑक्सी एडिनाइलिक अम्ल, डीऑक्सीग्वाइनाइलिक अम्ल, डीऑक्सीसाइटिडाइलिक अम्ल और डीऑक्सीथाइमिडाइलिक अम्ल। ये डीएनए में पाई जाने वाली 4 न्यूक्लियोटाइड इकाइयां हो जाएंगी। बस इतना लिखना था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, उपयुक्त उदाहरणों के साथ सहोपकारिता की व्याख्या कीजिए। सहोपकारिता बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। आइए इसको बताते हैं। बच्चे ने यहाँ पर 3 का घ डाल दिया है। जब 2-3 लाइनें ही बचती हैं तो आपको उसमें उत्तर संख्या नहीं डालना है। जब 2-3 लाइनें शेष रह जाएं तो उत्तर संख्या उसमें मत डालिएगा, नए पेज से डालिएगा। तो इसको नए पेज से डालेंगे, उत्तर संख्या 3 का ख और हेडिंग डालेंगे सहोपकारिता। इसमें दोनों सहभागी समान रूप से लाभान्वित होते हैं। ये जीवित रहने, भोजन तथा कॉलोनी बनाने में एक दूसरे की सहायता करते हैं। दोनों सहभागी समान, कोई 2 सहभागी हैं, दोनों सहभागी समान रूप से, जितना लाभ इसको होता है उतने लाभ इसको होता है और दोनों एक दूसरे के लिए कार्य करते हैं, समान रूप से लाभ एक दूसरे को पहुंचाते हैं। जैसे लाइकेन व साइकस की प्रवालाभीय जड़ें। ऐसे ही जो दलहनी कुल के पौधे होते हैं उनकी जड़ ग्रंथियों में जो राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन फिर है, उन सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए जिनसे साइक्लोस्पोरिन ए तथा स्टैटिन प्राप्त किया जाता है। आइए बताते हैं। डालेंगे उत्तर संख्या 3 का ग, ट्राइकार्डिया पोलिस्पोरम से साइक्लोस्पोरिन ए तथा मोनेस्कस परफ्यूरियम से स्टैटिन को प्राप्त किया जाता है। जितना पूछा गया था उतना आंसर हो गया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन 3 का घ है, न्यूक्लियोसोम का नामांकित चित्र बनाइए। एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम में डीएनए कुंडली के कितने क्षार युग्म होते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर भी बच्चे ने गलती की है। उत्तर संख्या 3 का घ डाला है, न्यूक्लियोसोम का नामांकित चित्र, फिर चित्र यहाँ नहीं बनाया है, चित्र नए पेज से बना दिया है। आप जहां डालिएगा वहीं बनाइएगा, थोड़ा सा जगह लेकर के। चलिए दिखाते हैं। देखिए इस तरह से न्यूक्लियोसोम का नामांकित चित्र आपको बना देना है। बच्चे ने बहुत ही अच्छा बनाया, बहुत ही सुंदर बनाया है। ये डीएनए है, हिस्टोन ऑक्टामर हो जाएगा, H1 प्रोटीन हो जाएगी। इस तरह से आप डीएनए का न्यूक्लियोसोम का चित्र बना देंगे। एक प्रारूपिक न्यूक्लियोसोम में 200 क्षार युग्म होते हैं। प्रारूपिक न्यूक्लियोसोम में 200 क्षार युग्म होते हैं। ऐसे ही आपको भी लिखना होगा क्योंकि इतना पूछा गया था कितने क्षार युग्म होते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि अगला क्वेश्चन है, प्रतिरक्षी अणु का नामांकित चित्र बनाइए। आइए दिखाते हैं कि कैसे बनाएंगे और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में जरूर आएगा। प्रतिरक्षी अणु का नामांकित चित्र किसी न किसी सेट में जरूर है। चलिए बताते हैं। तो देखिए इस तरह से डालेंगे उत्तर संख्या 3 का अंगा और ऐसे प्रतिरक्षी अणु का नामांकित चित्र आपको बना देना है। देख लीजिए बिल्कुल ऐसे ही ये प्रतिरक्षी अणु का नामांकित चित्र है। तो आप इस चित्र के नीचे ये भी लिख देंगे कि प्रतिरक्षी अणु की संरचना। ऐसे ही चित्र बना लीजिएगा। अगर इसको बनाना सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में अपलोडेड है, मैंने इसको बनाना भी बताया है। आप लोग जाइए हमारे चैनल से देख लीजिए कैसे बनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर देखिए चौथे का है, शुक्रजनक नलिका की संरचना का वर्णन कीजिए। शुक्रजनक नलिका की संरचना का, तो इसको मैंने अपने चैनल में बनाना बताया बहुत ही आसान तरीके से, फिर भी यहाँ आपको दिखा देते हैं।
तो डालेंगे उत्तर संख्या 4 का और इस तरह से शुक्रजनक नलिका का नामांकित चित्र बढ़िया से सुंदर से बना देंगे। बच्चे ने बहुत ही सुंदरता के साथ बनाया है और बहुत ही अच्छे से राइटिंग में लिखा भी है। इसी तरह से आप भी बनाइएगा, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो गया है, आप थोड़ा सा यहां तक बनाइएगा। इतना बड़ा चित्र हो तो ठीक रहता है। फिलहाल ये भी अच्छा ही चित्र बना हुआ है, बहुत ही अच्छा है। इस तरह से शुक्रजनक नलिका का चित्र आपको बना देना है सुंदर सा, और इसमें शुक्राणु को दिखा देना है, नामांकन भी कर देना है और नीचे लिख देना है शुक्रजनक नलिका। तो चाहे शुक्रजनक नलिका का है, चाहे वृषण की अनुप्रस्थ काट का है, बात एक ही है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है 4 का खा, अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण क्या है? मधुमक्खी में लिंग निर्धारण क्रिया विधि को समझाइए। आइए दिखाते हैं। देखिए डालेंगे उत्तर संख्या 4 का खा, अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण। अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण क्या है? पहले तो रानी मधुमक्खी में अंडा अर्धसूत्री विभाजन से बनता है, जबकि जो नर है या ड्रोन है इसमें शुक्राणु समसूत्री विभाजन से बनता है। नर का विकास अगुणित अंडाणुओं से होता है, इसे ही अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण कहा जाता है। अगुणित और द्विगुणित यानी मधुमक्खी में होता है। फिर डालेंगे हेडिंग मधुमक्खी में लिंग निर्धारण क्रिया विधि। तो मधुमक्खी में द्विगुणित प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। सामान्यतः मधुमक्खी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? रानी मधुमक्खी द्विगुणित होती है, यानी 32 गुणसूत्र। श्रमिक मधुमक्खी द्विगुणित होती है, यानी 32 गुणसूत्र। नर या ड्रोन मधुमक्खी जो होती है अगुणित होती है, यानी 16 गुणसूत्र होते हैं। अब इधर लिखेंगे नर या ड्रोन, इधर लिखेंगे मादा यानी रानी। तो अंग्रेजी में भी चाहे आप लिख सकते हैं मेल हनी बी, फीमेल हनी बी। तो इसमें 16 गुणसूत्र होते हैं, इसमें 32 गुणसूत्र होते हैं। अब ये समसूत्री विभाजन के द्वारा शुक्राणु का निर्माण करता है। जो ड्रोन है समसूत्री विभाजन के द्वारा शुक्राणु का निर्माण कर रहा है, जबकि जो मादा है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अंडाणुओं का निर्माण कर रही है। इसके बाद में कि अगर मधुमक्खी पर आप पूरा फुल अच्छे से समझना चाहते हैं तो मधुमक्खी में लिंग निर्धारण कैसे होता है इसको मैंने अपने चैनल में समझाया हुआ, आप लोग जाकर के वहां से देख भी सकते हैं, सही से समझ भी सकते हैं। तो देखिए अब जब इधर शुक्राणु बन गया, इधर अंडाणु, तो इसका निषेचन हो जाएगा और निषेचन होने से मादा मधुमक्खी बन जाएगी, फीमेल हनी भी बन जाएगी। ये 2 प्रकार की होंगी। जिसको शाही जेली मिला वो रानी बनेगी, जिसको नहीं मिला परागकण वगैरह मिले वो श्रमिक मधुमक्खी बन जाएगी और श्रमिक बंधे होती है। और इधर जो रानी मक्खी थी वो 2 प्रकार के अंडे देती है, निषेचित और अनिषेचित। अब अनिषेचित अंडाणु से अनिषेक जनन के द्वारा नर या ड्रोन का निर्माण हो जाएगा सीधे। ये अगुणित होता है मेल। इस तरह से रानी मधुमक्खी, श्रमिक मधुमक्खी और ड्रोन बन जाता है। इस तरह से इसमें लिंग निर्धारण होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए अगला प्रश्न है चौथे का, पुनर्योगज डीएनए तकनीक क्या है? मनुष्यों के लिए इसके 2 लाभकारी उपयोग लिखिए। आइए बताते हैं। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा पुनर्योगज डीएनए तकनीक क्या है या फिर पुनर्योगज डीएनए क्या है। चलिए समझाते हैं। तो देखिए डालेंगे उत्तर संख्या 4 का गा और हेडिंग डालेंगे पुनर्योगज डीएनए तकनीक। जीन या आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीक के सहयोग से किसी एक प्रजाति के जीवों के आनुवांशिक वाहक जीन का प्रत्यारोपण अन्य प्रजाति के जीवों में किया जाता है तथा वांछित गुणों युक्त जीव प्राप्त किए जाते हैं। आधुनिक वैज्ञानिकों ने संकरण द्वारा नहीं बल्कि जीवों के आनुवांशिक पदार्थ में जोड़ तोड़ करके सूक्ष्म जीव पादपों तथा जंतुओं के मानव जीवों के लिए अधिक उपयोगी नस्लों की उत्पत्ति की विधियों का आविष्कार किया है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि इसमें कोई वांछित जीन निकाल लिया जाता है, दूसरे जीव के जीन में इसको जोड़ दिया जाता है और फिर उससे जो नया डीएनए बनता है उसे ही पुनर्योगज डीएनए कहा जाता है। और फिर कहा गया था कि मनुष्यों के लिए इसके 2 लाभ, तो 2 लाभ कौन से होंगे? तो इसके लाभ कई सारे हैं, 2 ही लाभ पूछे गए हैं। तो बता सकते हैं कीट प्रतिरोधी जातियों का विकास होता है, उच्च गुणवत्ता वाली फसलें, नॉन लेग्यूम पादपों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने की क्षमता पाई जाती है आदि का विकास होता है। या फिर जो मानव में डायबिटीज रोग होता है, शुगर की बीमारी होती है, उसके लिए इंसुलिन का उत्पादन भी इन्हीं के माध्यम से किया जाता है। अगला जैव विविधता को परिभाषित कीजिए। जैव विविधता की छत के 4 प्रमुख कारण लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जरूर पूछा जा सकता है। चलिए इसको समझा देते हैं। तो हेडिंग डालेंगे जैव विविधता। जैविक संगठन के विभिन्न स्तरों पर पाई जाने वाली विभिन्नता को जैव विविधता कहते हैं। यह 3 प्रकार की होती है, 3 स्तरों में होती है। आनुवंशिक विविधता, जातीय विविधता, पारिस्थितिक विविधता। फिर जैव विविधता की क्षति के कारण कहा गया था, तो जैव विविधता क्षति के मुख्य कारण। अब आवासीय क्षति में क्या लिखेंगे कि मानव जनसंख्या में वृद्धि के कारण जीवों के प्राकृतिक आवासों का नाश हुआ है।
मानव अपने लिए आवास, भोजन और पशुओं के लिए चारागाहों की व्यवस्था करता है, जिसके कारण जैव विविधता में कमी आई है। और फिर भोजन और सुरक्षा का अतिदोहन, तो मनुष्य वन्य प्राणियों का मांस खाने के लिए शिकार करता है। इस कारण कई वन्य प्राणी विलुप्त हो रहे हैं। शेर, सांप, घड़ियाल आदि को मानव डर के कारण मार देता है। इसी कारण जैव विविधता में कमी आई है। फिर विदेशी जातियों का अतिक्रमण, तो बहुत सी विदेशी जातियां पर्यावरण में उपस्थित प्राकृतिक जातियों का भक्षण करके उन्हें समाप्त कर देती हैं। इन विदेशी जातियों से हमारी देसी जातियां समाप्त हो रही हैं। और फिर डालेंगे शिकार, तो लिखेंगे मनुष्य अपने मनोविनोद के लिए वन्य जंतुओं का शिकार करता है तथा कुछ वन्य जंतुओं को वह आर्थिक लाभ के लिए मारता भी है, जैसे कस्तूरी मृग को कस्तूरी के लिए और हाथी को उसके दांत के लिए। देखिए अगला क्वेश्चन है 5 का आभासी तथा अनिषेक जनित फल क्या है, प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। आभासी फल तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये क्वेश्चन भी पूरा इंपॉर्टेंट है, चलिए इसको बताते हैं। तो देखिए डालेंगे उत्तर संख्या 5 का आभासी एवं सत्यफल या कोटफल। तो सत्यफल एक ही पुष्प के एक ही अंडाशय से विकसित होता है और इसके परिवर्धन में पुष्प का अन्य कोई अंग भाग नहीं लेता है। ऐसे फल को सत्यफल कहते हैं। इसके विपरीत जब फल के परिवर्धन में या फल के विकास में पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन है, बाह्यदल पुंज है इत्यादि हिस्सा लेते हैं, तो ऐसे फल कूट फल कहलाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब फल का विकास अंडाशय से ना होकर पुष्प के किसी अन्य भाग से होता है तो उसे ही कूट फल या असत्य फल या आभासी फल कहा जाता है। और सेब व गूदेदार नाशपाती कूट फलों के उदाहरण हैं। यानी सेब और नाशपाती ये जो हैं ये असत्य फल या आभासी फल होते हैं। फिर है अनिषेक जनित फल। अनिषेक जनित फल क्या है? बिना निषेचन के अंडे से भ्रूण बनने की क्रिया को अनिषेक जनन कहते हैं। निषेचन ना हो और अंडे से भ्रूण बन जाए, इसी क्रिया को अनिषेक जनन कहा जाता है। अधिकतर अंडे अगुणित होते हैं। अगुणित। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अतः अनिषेक जनन द्वारा बनने वाला भ्रूण भी अगुणित होता है। इस प्रकार अनिषेक जनन को अगुणित अनिषेक जनन भी कहा जाता है। और उदाहरण तो इनोथेरा है, धतूरा है, आलू है, ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है वाहित मल उपचार पर टिप्पणी लिखी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पेपर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको बताते हैं। देखिए डालेंगे उत्तर संख्या 5 का खा वाहित मल। हेडिंग जरूर डालना है, हेडिंग को अंडरलाइन करना है, इधर भी कॉलम खींच लेना है। अपशिष्ट पदार्थों में मल मूत्र, कूड़ा करकट व नगरों से बहकर आने वाला जल आदि मिलकर वाहित मल कहलाता है। जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं इनमें मल मूत्र, कूड़ा करकट, नगरों से बहकर आने वाला जल जब मिल जाता है तो उसे ही वाहित मल कहा जाता है। वाहित मल में कार्बनिक पदार्थ, जैव प्रदूषक तथा सूक्ष्म जीव प्रचुरता में पाए जाते हैं। वाहित मल में ऑक्सीजन की कमी होती है, यानी ऑक्सीजन के अभाव के कारण कार्बनिक पदार्थों का विघटन नहीं हो पाता है। अतः ये जलीय स्रोतों को प्रदूषित कर देते हैं। जो जलीय स्रोत होते हैं, नदी हैं, तालाब, उनको भी प्रदूषित कर देते हैं, संदूषित कर देते हैं। वाहित मल उपचार, तो वाहित मल उपचार संयंत्र में किया जाता है जिससे यह प्रदूषण मुक्त हो सके। यह उपचार 3 चरणों में संपन्न होता है। प्राथमिक उपचार, द्वितीयक उपचार और रासायनिक उपचार। जैसे प्राथमिक उपचार में इसमें मुख्यतः बड़े छोटे कणों को भौतिक क्रियाओं द्वारा अवसादन या निस्यंदन करके निकाला जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो प्राथमिक उपचार है इसमें पहले छाना जाता है, जो बड़ी बड़ी चीजें उनका निस्यंदन किया जाता है। और फिर जो द्वितीयक उपचार होता है, द्वितीयक उपचार में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करके सूक्ष्म जीवों के द्वारा उनको सड़ाया जाता है, उनको खत्म किया जाता है ऑक्सीकरण ताल के माध्यम से। तो इस तरह से द्वितीयक उपचार हो जाता है। और फिर तृतीयक उपचार वास्तव में रासायनिक उपचार होता है जिसमें कार्बनिक पदार्थों की 5 से 20% तक मात्रा रह जाती है। और द्वितीयक उपचार में प्राप्त अपशिष्ट जल से अकार्बनिक पदार्थों की चूना फिटकरी की क्रिया करा करके अवक्षेपित कर लिया जाता है। रेत व चारकोल फिर से जल से अवांछनीय अपशिष्ट पदार्थ हटा दिए जाते हैं। इस प्रकार जल स्वच्छ हो जाता है। क्लोरीन से उपचारित करने के पश्चात पीने योग्य हो जाता है। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है क्राई प्रोटीन क्या है? उस जीव का नाम बताइए जो इसे उत्पन्न करता है। मनुष्य अपने लाभ के लिए इस प्रोटीन का कैसे उपयोग कर रहा है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा क्राई प्रोटीन। आइए इसको समझाते हैं। तो उत्तर संख्या 5 का गा डालेंगे, लिखेंगे क्राई प्रोटीन। क्राई प्रोटीन कीट प्रतिरोधी एंडोटॉक्सिन प्रोटीन है
जिनका निर्माण बैसिलस थोरेंजिएसिस नामक जीवाणु द्वारा किया जाता है। मनुष्य इन जीवाणुओं के स्पोर्स का प्रयोग जैव पीड़कनाशी के रूप में करता है। बीटी फसलें बैसिलस थोरेंजिएसिस नामक जीवाणु से बनाई जाती हैं। यानी जो बैसिलस थोरेंजिएसिस जीवाणु है, इसके प्लाज्मिड के एक समूह पर एंडोटॉक्सिन प्रोटीन बनती है और वो एंडोटॉक्सिन प्रोटीन जीवाणु के स्पोरों में एकत्रित रहती है रवे के रूप में, जिसे क्राई प्रोटीन कहा जाता है। और ये क्राई प्रोटीन क्या है कि कीटों के लार्वा को खत्म करती है, मार देती है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि इसी क्राई प्रोटीन के जीन को निकाल करके फसलों में डाल दिया, जिससे वो फसलें कीटों के प्रति प्रतिरोधी हो गई, उसमें कीट नहीं लगते हैं। तो ऐसे सारा कुछ बता करके और इस तरह से पूरा लिख देंगे। इतना तो आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि 5 नंबर पर हम आ गए हैं। भले ही 3 नंबर का है, लेकिन इसमें ज्यादा लिखना होगा। यहां तक लिखने के बाद में शॉर्ट ले लीजिए, इस तरह से लिखेंगे। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 का घ निम्नलिखित में से किन्हीं 2 उपयुक्त उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। किन्हीं 2 को, आनुवांशिक कोट, कोएसरवेट्स, आनुवांशिक अपवाह या जेनेटिक ड्रिफ्ट। इन सभी पर हमारे चैनल में फुल वीडियो अपलोड है। आप लोग चाहें तो वहां जाकर के देख सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर भी यहां पर आपको हम बताते हैं। तो देखिए, किन्हीं 2 पर कहा था, तो उत्तर संख्या 5 का घ कोएसरवेट्स पर। तो आद्य सागर के गर्म सूप में कार्बनिक पदार्थों के अणुओं के इकट्ठा होने से बड़े कोलाइडी कण बने होंगे। विशेषकर प्रोटीन के अणुओं पर विद्युतावेशी होने के कारण ये एक साथ इकट्ठे होकर आघूलनशील बूंदों के रूप में व्यवस्थित हो गए। इस प्रकार बने कोलाइडी तंत्र या बूंदों को सिडनी ए फॉक्स ने प्रोटीनॉइड माइक्रोस्फीयर कहा था। प्रोटीनॉइड माइक्रोस्फीयर। और विद्युत विरोधी कोलाइडी बूंदों के इकट्ठा होने से और अधिक बड़े कोलाइडी का तंत्र बने। ओपेरिन ने इन्हें कोएसरवेट्स कहा। उन्होंने जिलेटिन, गोंद आदि से कोएसरवेट्स बनाए भी थे या कृत्रिम कोएसरवेट्स बनाए भी थे। माइक्रोस्फीयर तथा कोएसरवेट्स को प्रथम जीवों की पूर्वगामी रचनाएं माना जाता है। जो प्रथम जीव थे, उनकी पूर्वगामी रचनाएं कोएसरवेट्स को माना जाता है। इन्हें पूर्वजीवी रचनाएं भी कहते हैं। कोएसरवेट्स जल में आविलेय होते हैं। ये अपनी सतह पर जल का अधिशोषण करके अपने चारों ओर एक कला बना लेते हैं, मेम्ब्रेन बना लेते हैं। और फिर इसके बाद में इस तरह से एक चित्र बना देंगे कोएसरवेट्स का, और टिप्पणी 1 हो जाएगी। फिर 2 टिप्पणी लिखना था। आनुवांशिक अपवाह में क्या लिखेंगे कि जेनेटिक ड्रिफ्ट होती है। हार्डी बीनबर्ग का संतुलन नियम केवल बड़ी आबादियों पर ही लागू होता है। छोटी आबादियों में सदस्यों की संख्या कम तथा उनकी जन्म दर में अंतर के कारण जीन्स की आवृत्तियों में पीढ़ी दर पीढ़ी संतुलन नहीं रह पाता। छोटी आबादियों में बिना किसी चयनिक महत्व के लक्षण उनके एलील में से विलुप्त हो जाते हैं और दूसरे एलील या युग्म विकल्पी आबादी के जीन पूल में स्थापित हो जाते हैं। छोटी आबादियों में बिना प्राकृतिक चयन के एलील्स के विलुप्त होने या स्थापित होने को आनुवांशिक अपवाह कहा जाता है। अगर आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से चित्रों के माध्यम से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाइए और आनुवांशिक अपवाह या जेनेटिक ड्रिफ्ट वाला वीडियो देखिए। लिखिएगा जेनेटिक ड्रिफ्ट बायोलॉजी साइंसेस के, आ जाएगा, उसको देखिए, एक बार में ही समझ में आ जाएगा, गारंटी के साथ है। जाइए और देखिए। और देखिए, इसी में फाउंडर जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है, फाउंडर प्रभाव और बोतलनेक प्रभाव भी लिख देंगे। शॉर्ट ले लीजिए और इतना आपको लिखना ही लिखना होगा, क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। और इसके बाद फिर 6 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। लैग प्रचालक ऑपेरांस से आप क्या समझते हैं, इसे रेखा चित्र के समझाइए। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लैग प्रचालक या ऑपेरांस से आप क्या समझते हैं, इसे रेखा चित्र की सहायता से समझाओ। आइए इसको बता देते हैं। देखिए, उत्तर संख्या 6 का डालेंगे, लैग प्रचालक या ऑपेरान लिखेंगे और इस तरह से पूरा इतना सारा आपको लिखना होगा। आप शॉर्ट ले सकते हैं इसका और अच्छे से लिख सकते हैं। लीजिए, शॉर्ट ले लीजिए और पूरा इतना लिखना होगा। और भी अभी आगे है, आपको दिखाते हैं। ये देखिए, चित्र की सहायता से कहा गया था, तो इस तरह से आपको चित्र भी बनाना होगा। जैसे कि इसमें चित्र दिख रहा है आपको, इस तरह से पूरा आप चित्र भी इसका बनाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, पारजीवी जंतु क्या है, इनका उत्पादन कैसे किया जाता है, मानव जाति के लिए इनकी उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। पारजीवी जंतु वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अब तक कई सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आ चुके हैं। चलिए इसको बताते हैं। देखिए, डालेंगे उत्तर संख्या 6 का ख, डालेंगे पारजीवी जंतु, ऐसे जंतु जिन्हें उनके आनुवांशिक संगठन में आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा हेर फेर या परिवर्तित करके विकसित किया गया है,
अर्थात वह जंतु जो विजातीय या बाह्य जीन युक्त होते हैं, पारजीनी या ट्रांसजेनिक या आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जंतु कहलाते हैं। चाहे पारजीनी जंतु कहो, चाहे ट्रांसजेनिक जंतु कहो, चाहे आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जंतु कहो, चाहे GMO कहो, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जब विजातीय किसी जीन को किसी कोशिका अथवा जीव में डाला जाता है तो उसे पारजीनी तथा ऐसे जीवों को पारजीनी जीव कहते हैं। दूसरे शब्दों में पारजीनी जीव वह हैं जिसका जीनोम किसी दूसरी जाति के जीन्स लेने के कारण बदल गया है। इन पारजीनी जीवों को आनुवांशिकतया रूपांतरित जीव भी कहते हैं। मानव के भोजन में प्रयुक्त GMO उत्पाद के उदाहरण निम्न हैं: बैंगन, बीटी बैंगन, फ्लेवर सेवर टमाटर, सुनहरे धान या सुनहरा धान आदि। फिर लिखेंगे मानव जाति के लिए उपयोगिता, ये भी पूछा गया था। तो अधिक दुग्ध उत्पादन, उत्तम गुणवत्ता व अधिक मात्रा में मांस का उत्पादन, अच्छे किस्म के प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों को प्राप्त करना, अधिक अंडे देने वाली क्षमता का विकास करना, पूरे वर्ष अंडे देने वाले जीवों का विकास करना, छोटे जननिक चक्र वाले जंतुओं का विकास जिससे जल्दी ही चूजे तैयार हो सकें। तो बहुत सारी उपयोगिताएं हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, आम के पेड़ की शाखा पर एक आर्किड पौधा उग रहा है। अब आर्किड और आम के पेड़ के बीच का अंतर संबंध का वर्णन कीजिए। ये NCERT का क्वेश्चन है और NCERT से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए इसको बताते हैं। डालेंगे उत्तर संख्या 6 का गा और लिखेंगे गा यहाँ। फिर आर्किड तथा आम के वृक्ष के मध्य संबंध सहभोजिता कहलाता है। सहभोजिता, इसमें आर्किड को तो लाभ होता है लेकिन आम के वृक्ष को ना तो लाभ और ना ही हानि होती है। अधिपादप आर्किड आम के वृक्ष की शाखाओं पर उगता है लेकिन इससे कुछ भी प्राप्त नहीं करता। सहभोजिता में एक जीव को लाभ होता है लेकिन दूसरे जीव को इस संबंध से कोई भी हानि नहीं होती है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। उपयुक्त आरेख की सहायता से सांभर तंत्र समिष्टि वक्र वृद्धि का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए इसको दिखाते हैं। सांभर, देखिए डालेंगे उत्तर संख्या 6 का घा, सांभर तंत्र या लॉजिस्टिक वृद्धि। ये इसका शॉर्ट ले लीजिए, ऐसे ही बिल्कुल आपको लिखना होगा। शॉर्ट ले लीजिए, आगे दिखाते हैं। इसके बाद में ये भी शॉर्ट ले लीजिए पूरा, यहां से भी शॉर्ट ले लीजिए पूरा। फिर इसका देखिए अभी बचा हुआ था, इतना शॉर्ट ले लीजिए ये वाला। तो इस तरह से आपको पूरा इतना बड़ा लिखना होगा 6 नंबर में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, यहां से 5-5 नंबर के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं तो कम से कम 3 पेज लिखना होगा। स्वच्छ एवं नामांकित चित्र की सहायता से मानव में मादा जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। आइए इसको दिखाते हैं। तो देखिए डालेंगे उत्तर संख्या 7 मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है: मुख्य जनन अंग, अंडाशय, और फिर मादा जनन तंत्र में कौन कौन से भाग आते हैं उनको लिख देंगे। इसके बाद में बारे में थोड़ा थोड़ा बताना है आपको, शॉर्ट ले लीजिए। और इस तरह से आपको चित्र भी बनाना है, इस तरह से चित्र बना देंगे। के सहायक जनन अंग अंडवाहिनी फैलोपियन नलिका के बारे में लिखेंगे, गर्भाशय के बारे में लिखेंगे। देखिए शॉर्ट ले लीजिए। यौन भाग, सहायक जनन ग्रंथियां, इनके बारे में आपको लिखना है, शॉर्ट ले लीजिए। यहां तक 3 पेज पूरा हो गया है। देखिए 3 पेज पूरा हो गया यहां तक। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए अभी अथवा था तो ये हमने नहीं करवाया है। आवृतबीजी पुष्प की संरचना का वर्णन कीजिए। आइए इसको दिखा देते हैं। तो डालेंगे उत्तर संख्या 8 आवृतबीजी पुष्प की संरचना। तो पुष्प की संरचना जरूर बनाना है, चित्र को जरूर बनाना है। आवृतबीजी पुष्प की संरचना में यहाँ चित्र बनाकर बाह्य दलपुंज क्या है, दलपुंज, बाह्य दलपुंज, शॉर्ट ले लीजिए। दलपुंज, पुमंग, इनके सबके बारे में लिखेंगे, शॉर्ट ले लीजिए। और चित्र जरूर बनाना है, इसका शॉर्ट ले लीजिए जायांग के बारे में। और फिर चित्र भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए इस तरह से चित्र भी जरूर बनाना है आपको। फिर थोड़ा सा और लिखेंगे क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है। एक लिंगी पुष्प के बारे में बता दीजिए, उभय लिंगी पुष्प के बारे में बता दीजिए। तो इसका भी शॉर्ट ले लीजिए, इस तरह से लिख देंगे आप। फिर इसके बाद में उत्तर संख्या 8 हो गया है। उत्तर संख्या 9 में पोषण स्तर क्या है ये क्वेश्चन है, अथवा प्रतिरक्षा तंत्र क्या है। चलिए इसको समझा देते हैं। तो हमने इसमें पोषण स्तर को समझाया है, चलिए दिखाते हैं आपको।
देखिए बच्चे ने यहाँ पर उत्तर संख्या 9 डाल दिया है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर 2-3 लाइनें बचती हैं, 4 लाइनें बचती हैं, तो उत्तर संख्या आप वहां नहीं डालेंगे, हमेशा नए पेज से डालेंगे। ये गलती कभी नहीं करेंगे कि 2-3 लाइनें बचे फिर भी वहां डाल दें। तो पोषण स्तर हेडिंग डालेंगे, उत्तर संख्या 9, लेकिन ये नए पेज से डालेंगे। कि इस तरह से लिखेंगे, इसका शॉर्ट आप ले सकते हैं, चाहे तो ऐसे बढ़िया सुंदर राइटिंग में लिख देंगे आप। ये देखिए इस तरह से ऊर्जा का प्रवाह इसे हम बता देंगे, 10% का नियम वाला पूरा शॉर्ट ले लीजिए। इस तरह से इस पूरे पेपर में मैंने आप लोगों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से कम 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी को मिला करके। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।